है थायराइड। और देखिए थायराइड ऑर्गन में दो तरह के डिसऑर्डर हैं। शुरू करते हैं एक और टॉपिक एंडोक्रिनोलॉजी में जिसका नाम है थायराइड। और देखिए थायराइड ऑर्गन में दो तरह के डिसऑर्डर हैं। एक है हाइपरथायरॉयडिज्म, जहाँ पे थायराइड ज़्यादा हार्मोन्स बनाता है, राइट। थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं T3 और T4 हार्मोन्स हैं। तो अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में और हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं वो हमने देखना है अभी यहाँ पर। और दोस्तों, वो समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि थायराइड हार्मोन्स कैसे बनते हैं, और उसके लिए पहले हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करेंगे। तो पहले देखते हैं फिजियोलॉजी, जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। सो सपोज ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं TSH रिसेप्टर। और आपकी जो पिट्यूटरी है ब्रेन में, जो पिट्यूटरी रिलीज करती है TSH, और वो TSH आ करके थायराइड में, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पे TSH रिसेप्टर पे काम करता है। और TSH रिसेप्टर पे काम करके तीन चीज़ें बनाता है। एक, थायराइड में बनता है सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर। दूसरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है जिसे हम कहते हैं थायराइड पेरोक्सीडेस। थायराइड में बनता है सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर। दूसरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है जिसे हम कहते हैं थायराइड पेरोक्सीडेस, राइट, शॉर्ट फॉर्म TP। और तीसरा, एक एंजाइम बनता है जिसे हम कहते हैं थायोल एंडोपेप्टिडेस, शॉर्ट फॉर्म TEP, राइट। सो ये तीन चीज़ें बनेंगी, और इन तीनों का थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में रोल है, कोई ना कोई रोल है। तो क्या रोल है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस सिम्पोटर की। तो ये थायराइड ग्लैंड में जो सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर है, सपोज ये आपका सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर है, ये करता क्या है, ये आपके बॉडी के अंदर एक आयोडीन को अंदर लेके जाएगा और एक सोडियम को। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर, बिकॉज सोडियम और आयोडीन दोनों को अंदर लेके जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही आयोडीन अंदर आएगा, इसके ऊपर अब हमारा दूसरा एंजाइम काम करेगा, थायराइड पेरोक्सीडेस। सो थायराइड पेरोक्सीडेस काम करेगा, और इसकी वजह से बनेगा MIT और DIT, मोनो आयोडोथायरोनिन, डाई आयोडोथायरोनिन। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। सो दोस्तों, यहाँ पर थायराइड पेरोक्सीडेस एंजाइम कर क्या रहा है, ऑर्गेनिफिकेशन कर रहा है किसकी, आयोडीन की, टू फॉर्म MIT एंड DIT। आगे फिर से थायराइड पेरोक्सीडेस एंजाइम फिर से वही काम करेगा, और यहाँ पे MIT और DIT को मिलाएगा। अगर मैं एक मोनो और डाई, एक और दो को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, 3। तो यहाँ पे बनेगा T3। अगर मैं DIT DIT को मिलाऊंगा, 2 और 2 को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, 4, T4, राइट। सो T3 और T4 हार्मोन्स बनते हैं। अब देखो, ये T3 T4 हार्मोन्स जब बनेंगे तो यहाँ पे जो ये सेकंड प्रोसेस है, ये जो सेकंड प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कपलिंग। तो एक MIT को DIT से मिलाया या DIT को DIT से मिलाया तो T3 T4 बना। अब इस थायराइड ग्लैंड में कुछ होता है जिसे हम कहते हैं कोलोइड। तो ये कोलोइड है क्या, ये कोलोइड एक रिजर्वॉयर है, मतलब आप ये कह लीजिए एक कोलोइड बैंक है, राइट। तो आपने T3 T4 पैसे कमाए यहाँ पे, और पैसे कमाने के बाद आप क्या करते हैं, उस पैसे को ले जा करके आप इस बैंक पे जमा कर देते हैं। तो जो कोलोइड है T3 T4 का रिजर्वॉयर है, उसका बैंक है, वो वहाँ जा करके जमा हो जाते हैं। और जब यहाँ पर जमा होते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें ये पैक होते हैं T3 और T4। तो ये जो प्रोटीन्स पैक होते हैं उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है TG, थायरोग्लोबुलिन, जो इनको पैक करके रखता है, राइट। तो अब देखो, अब थायराइड ग्लैंड से बाहर जाने की बारी है। तो सपोज ये एक फॉलिकुलर सेल है, सपोज ये एक सेल है, फॉलिकुलर सेल है थायराइड का, और जब भी इनको बाहर जाना होगा तो बाहर जाने के लिए सबसे पहले ये जो थायरोग्लोबुलिन में पैक है T3 और T4, सो ये जो आपका T3 और T4 जो थायरोग्लोबुलिन में पैक हैं वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, पर ये रिलीज़ नहीं हो सकते क्योंकि ये अभी पैक्ड हैं, तो आपको इनको रिलीज़ करने के लिए अनपैक करना पड़ेगा या इस प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए काम कौन आएगा, वो तीसरा प्रोडक्ट जो हमने बनाया था यहाँ पे, थायोल एंडोपेप्टिडेस। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये इस थायरोग्लोबुलिन को तोड़ देता है, और उसकी वजह से जो आपका T4 है
तो पहले हम T3 लिखते हैं, जो आपका T3 है और जो आपका T4 है वो रिलीज़ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो T3 है, आप याद रखिएगा कि ये ज़्यादा पोटेंट होता है, ये ज़्यादा पोटेंट होता है और ये ज़्यादा एक्टिव होता है। T4 ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, इसका मतलब T4 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा T3 में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज डी आयोडिनेज। तो ये जो एंजाइम है डी आयोडिनेज, ये क्या करता है, पेरिफेरी में T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा पोटेंट कौन है, आपका T3 है, एक्टिव कौन है, T3 है, तो भाई मेरे को T4 को T3 में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो ये कहानी है आपके थायराइड हार्मोन का, किस तरह से वो बनता है, किस तरह से रिलीज होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। तो जब हम हाइपर थायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मुझे क्या करना है भाई, हाइपर थायरॉयडिज्म में है क्या, बढ़ा हुआ है T3 T4, उसको कम करना है। कैसे कम कर सकता हूँ, नंबर 1, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर ब्लॉकर ये एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है, पर ये बहुत टॉक्सिक है, दे आर वेरी टॉक्सिक, और इसीलिए आज की डेट पे ये यूज़ नहीं होते, दे आर नॉट यूज। तो इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, जब यूज़ ही नहीं होता तो डिस्कस क्यों करें। पर बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये एक क्लास था जो पहले यूज़ होता था। एक दूसरा क्लास है जिसे हम कहते हैं थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर। तो ये क्या है, थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर्स। तो थायराइड पेरोक्सिडेज को जब मैं ब्लॉक करूंगा तो क्या ब्लॉक हो जाएगा, दो चीज़ें ब्लॉक होंगी, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग, मतलब T3 और T4 बनेगा नहीं, राइट। तो आज की डेट पे हाइपर थायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में जो सबसे मेन ड्रग्स हैं वो ये हैं। नंबर 3, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थायोल एंडोपेप्टिडेज को ब्लॉक कर दूंगा। तो दोस्तों आप समझो, थायोल एंडोपेप्टिडेज को अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो ये जो T3 और T4 रिलीज हो रहा था वो नहीं होगा। मतलब ये क्या करेंगे, दे विल डिक्रीज T3 एंड T4 रिलीज, राइट। आखिर में हम क्या कर सकते हैं, चौथा जो क्लास है, मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूंगा जिसका नाम है डी आयोडिनेज, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेरिफेरल कन्वर्जन है T4 टू T3 वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। सो ये क्या करेंगे, दे विल ब्लॉक पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। तो आज की डेट पे कुल मिला के ये 4 क्लास हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ होते हैं। अब देखो, इनमें एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला क्लास था वो तो मैंने आपको बता दिया कि आज की डेट पे यूज़ नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर। तो यहाँ पे ड्रग्स हैं जैसे कि थायोसियानेट, फ्लूओबोरेट। तो ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत टॉक्सिक हैं, और इस टॉक्सिसिटी की वजह से दे आर नॉट यूज नाउ इट इज, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, दे आर नॉट यूज नाउ इट इज, राइट। तो आज की डेट पे जो टॉक्सिक हैं, थायोसियानेट, फ्लूओबोरेट, तो ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत टॉक्सिक हैं, और इस टॉक्सिसिटी की वजह से दे आर नॉट यूज नाउ इट इज, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, दे आर नॉट यूज नाउ इट इज, राइट। तो आज की डेट पे जो प्रिफर्ड क्लास हैं वो कौन से हैं, देखो यहाँ पे जो थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर्स हैं इनको हम कहते हैं थायोएमाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स, थायोएमाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स। और ये जो थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर्स हैं या थायोएमाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, इनमें बेसिकली 2 क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जिनमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। तो एक क्लास में ड्रग है जिसका नाम है प्रोपाइल थायोयूरासिल, शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ करेंगे हम PTU। दूसरी तरफ ड्रग्स हैं कार्बिमेजोल एंड मेथिमेजोल, राइट। तो ये दोनों के दोनों थायोएमाइड ग्रुप ड्रग्स हैं। अब इनके यूजेस में क्या अंतर होंगे वो थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। देखो, वहाँ पर यूजेस में ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साइड इफेक्ट समझाता हूँ इनका, और हाफ लाइफ, एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। तो जो हाफ लाइफ है प्रोपाइल थायोरासिल का वो बहुत शॉर्ट है, राइट। और इसका जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग है, लॉन्ग एक्टिंग है। इसका मतलब जो डोजिंग है प्रोपाइल थायोरासिल का, जो डोजिंग है वो QID मतलब दिन में 4 बार देना पड़ता है, और जो डोजिंग है कार्बिमेजोल और मेथिमेजोल इनका OD है, दिन में 1 बार देना पड़ता है, राइट। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा, इनमें जो अंतर है वो साइड इफेक्ट का अंतर है। प्रोपाइल थायोरासिल में जो साइड इफेक्ट है जिससे कि वो डिफरेंशिएट होता है आप कार्बिमेजोल मेथिमेजोल से, वो है हिपैटोटॉक्सिसिटी। वेयर एज साइड इफेक्ट जिससे कार्बिमेजोल मेथिमेजोल डिफरेंशिएट होते हैं दैट इज
कार्बिमेजोल मेथिमेजोल से वो है हिपैटोटॉक्सिसिटी, वेयर एज साइड इफेक्ट जिससे कार्बिमेजोल मेथिमेजोल डिफरेंशिएट होते हैं दैट इज टेराटोजेनिसिटी। तो टेराटोजेनिसिटी में क्या करते हैं ये, दे कैन कॉज कोवनल एज वेल एज इजोफेजियल अट्रेजिया। सो कोवनल इजोफेजियल अट्रेजिया कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉज स्किन डिफेक्ट और क्यूटीज अप्लेजिया भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दो चीज़ें हैं इसको मिला करके अब हम समझेंगे कि प्रोपाइल थायोरासिल या स्किन डिफेक्ट और क्यूटीज अप्लेजिया भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दो चीज़ें हैं इसको मिला करके अब हम समझेंगे कि प्रोपाइल थायोरासिल या कार्बिमेजोल मेथिमेजोल को कहाँ यूज़ करना चाहिए, राइट। तो वो समझाने के लिए देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेशेंट है, सपोज करिए मेरे पास एक पेशेंट है जिसको हाइपर थायरॉयडिज्म है या ग्रेव्स डिजीज़ है। सो हाइपर थायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज़ में इन दोनों में से किसको प्रीफर करेंगे ओवरऑल इन जनरल पॉपुलेशन में? आप खुद सोचो किसको प्रीफर करोगे, जो दिन में 4 बार देना पड़ता है या जो दिन में 1 बार देना पड़ता है? जाहिर सी बात है दिन में 1 बार देना पड़ता है। जो हिपैटोटॉक्सिक है या जो टेराटोजेनिक है? जो टेराटोजेनिक है, क्योंकि हिपैटोटॉक्सिसिटी सब में होगा, टेराटोजेनिसिटी किस में होगा? जो प्रेग्नेंट है। भाई सब तो प्रेग्नेंट नहीं है ना। सो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आपको पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस, सो ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज ये हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, तो अब थोड़ा सा आप समझिए कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो वहाँ पे हमें डर किसका है? टेराटोजेनिसिटी का है। सो अगर प्रेगनेंसी है तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? प्रोपाइल थायोरासिल। पर अगर नॉर्मल है, मेल है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? कार्बिमेजोल और मेथिमेजोल। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सपोज फर्ज करिए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड स्टॉर्म की। सो थायराइड स्टॉर्म ये सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आप ये कह सकते हैं, तो बहुत सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस है। तो यहाँ पे हम किसको प्रीफर करेंगे? तो जाहिर सी बात है, देखो इमरजेंसी में हमेशा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग प्रीफर करते हैं, तो ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है थायरोटॉक्सिकोसिस में वो कौन है? प्रोपाइल थायोयुरासिल है। और इसके पीछे और एक भी रीज़न है, क्योंकि प्रोपाइल थायोयुरासिल क्या करता है? इट ब्लॉक्स कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, तो जल्दी काम करता है। थायरोटॉक्सिकोसिस है, तो यहाँ पे हम किसको प्रीफर करेंगे? तो जाहिर सी बात है, देखो इमरजेंसी में हमेशा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग प्रीफर करते हैं, तो ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है थायरोटॉक्सिकोसिस में वो कौन है? प्रोपाइल थायोयुरासिल है। और इसके पीछे और एक भी रीज़न है, क्योंकि प्रोपाइल थायोयुरासिल क्या करता है? इट ब्लॉक्स कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, तो जल्दी काम करता है। तो बताऊंगा मैं आपको एंड में वो। तो ये इनका यूजेस का सिनेरियो है दोनों ड्रग्स का, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स है दोस्तों, ये इनके यूजेस है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन से हैं, राइट? थायरोटॉक्सिकोसिस में कौन है? हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन है? हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी में कौन है, राइट? अब देखो इनका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी है। व्हाट आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग्स? तो इनका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है दोनों का, प्रोपाइल थायोरासिल, मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल, दैट इज मैक्यूलोपैपुलर रैश। सो मैक्यूलोपैपुलर रैश इनका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो कॉज आर्थ्रल्जिया, दे कैन कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंप्लीकेशन निकल के आता है कि यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू रिपोर्ट इमीडिएटली। तो क्या रिपोर्ट करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर उसको बुखार होता है, फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। सो द पेशेंट हैज़ टू रिपोर्ट दीज सिम्टम्स, फीवर, सोर थ्रोट। इसका मतलब ये है कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है? ए ग्रेनुलोसाइटोसिस की वजह से, राइट। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो कॉज नौसिया। तो ये साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इनके साथ, जो कि कॉमन है। अब बात करते हैं तीसरे क्लास ऑफ ड्रग की। तीसरा क्लास ऑफ ड्रग दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, दे वर इनिबिटर्स ऑफ TEP और थायोल एंडोपेप्टिडेज इनिबिटर्स। और इस क्लास में जो ड्रग्स हैं, दीज आर ड्रग्स लाइक पोटेशियम आयोडाइड, लुगल्स आयोडीन, ये ड्रग्स हैं जो थायोल एंडोपेप्टिडेज इनिबिटर्स हैं। और ये कैसे काम करते हैं मैंने आपको बताया था। आयोडीन, ये ड्रग्स हैं जो थायोल एंडोपेप्टिडेज इनिबिटर्स हैं, और ये कैसे काम करते हैं मैंने आपको बताया था, राइट। हाउ दिस ड्रग्स दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग रिलीज ऑफ T3 एंड T4। तो
तो आप एक चीज़ को समझो, जब मैं रिलीज को ब्लॉक करूंगा तो आपके प्लाज्मा में एकदम से T3 T4 कम हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्रग्स हैं, दीज आर ओवरऑल, these are the fastest acting anti-thyroid drugs. These are overall the fastest acting anti-thyroid drugs. सबसे जल्दी काम करने वाले एंटी थायराइड ड्रग्स हैं और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, राइट। अब बात करते हैं, देखो इनका यूज़ क्या है। इनको यूज़ करने का पीछे हमारा रीज़न है, वी यूज़ देम प्रायर टू थायराइड सर्जरी। सो इनको थायराइड सर्जरी से पहले हम देते हैं। क्यों? बिकॉज दे डिक्रीज साइज ऑफ थायराइड, तो सर्जरी आसान हो जाता है, थायराइड का साइज कम हो जाए, प्लस दे मेक द थायराइड ग्लैंड फर्म एंड लेस वैस्कुलर। तो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को फर्म बनाते हैं, राइट। तो आपको उसको रिमूव करने में आसानी होती है। देखो फैला हुआ होगा तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, अगर वो सिकुड़ जाए, फॉर्म हो जाए तो उसको निकालना आसान होगा सर्जरी में। प्लस वैस्कुलर, ब्लड वेसल कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग कम होगी। तो इसको यूज़ किया जाता है सर्जरी से पहले, हम देते हैं इसको, राइट, प्रायर टू सर्जरी। अब देखो अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें, सो जब भी आप सिस्टमिक रूट से यूज़ करेंगे तो पहला इनका जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब इनको देने से रैश हो सकता है, lymph adenopathy हो सकता है, so they can cause rash, they can cause lymph adenopathy and this is part of hypersensitivity reaction, right। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ये, they can also cause dysgeusia। dysgeusia क्या है? it is metallic taste। तो आपने कभी अगर हैंड पंप का पानी पिया होगा तो हैंड पंप का पानी में एक मेटालिक टेस्ट आता है, तो अगर आप बिस्लरी भी पिएंगे तो भी आपको ऐसा मेटालिक टेस्ट आएगा, तो इसे हम कहते हैं डिसज्यूसिया। इनसे हेडेक भी हो सकता है, राइट। तो नर्स होने के नाते आपको पेशेंट को, नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, तो आपको पेशेंट को वार्न करना पड़ेगा ताकि पेशेंट परेशान ना हो और आपको परेशान ना करें, राइट। अब बात करते हैं आपके चौथे क्लास ऑफ ड्रग की। जो चौथा क्लास ऑफ ड्रग है हमारा, दीज आर इनिबिटर्स ऑफ डी आयोडीनेज। तो जब हम डी आयोडीनेज को ब्लॉक करते हैं तो ये होता क्या है, दे ब्लॉक पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। तो ये करते क्या है, जो पेरिफेरल कन्वर्जन है T4 से T3 में, उसको ब्लॉक कर देते हैं, राइट। दे ब्लॉक पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 एंड जो ड्रग्स हैं इसमें, दीज आर ड्रग्स लाइक PTU। PTU कौन सा ड्रग है? प्रोपाइल थायोइरासिल। और कौन सा ड्रग है? प्रोप्रेनोलॉल, स्टीरोइड्स, मायोडेरोन। तो देखो इन ड्रग्स का कोई खास यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल आता है आपको, या आ सकता है कि कौन सा ड्रग पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर सकता है, राइट। तो ये चारों ड्रग आपको याद रखने हैं। केवल एक ही ड्रग है जिसका कुछ क्लिनिकल यूज़ है और वो है प्रोपाइल थायोइरासिल, जो मैंने बताया था आपको कि इसको हम प्रीफर करते हैं कहाँ पे, थायरोटॉक्सिकोसिस में, सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरल कन्वर्जन को भी ब्लॉक करता है और ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो ये 4 क्लासेस मैंने बताए थे आपको। एक और क्लास बताऊंगा अभी आपको, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन और आयोडीन 131। तो देखो रेडियो एक्टिव आयोडीन करता क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपका थायराइड ग्लैंड आयोडीन को लेता है। अब मैं जब ये डालूंगा पेशेंट में तो आपका थायराइड क्या करेगा, रेडियो एक्टिव आयोडीन को ले लेगा, आयोडीन 131। और ये जो आयोडीन 131 है ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव है, तो ये बीटा रेज बनाता है। और ये बीटा रेज क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब T3 T4 बनेगा ही नहीं, राइट। तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है इसको कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर में यूज़ करते हैं, दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म इन एल्डरली, बुजुर्गों में यूज़ करते हैं। वी यूज़ देम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट ग्रेव्स डिजीज़। तो आपने थायराइड की सर्जरी करी, ग्रेव्स डिजीज़ में सर्जरी करने के बाद दोबारा हो गया तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, राइट। तो ये इनके यूजेस हैं कुछ। इनका साइड इफेक्ट समझो क्या है,
देखो इनका सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो कि आपको पेशेंट को वार्न करना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो ये एक चीज़ उसको ध्यान में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में बोले कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे बताया ही नहीं था। तो आप नर्स होने के नाते आप भी उसकी काउंसलिंग करनी ज़रूरी है। प्लस ये क्या कर सकता है, सेकेंडरी कैंसर भी कर सकता है। तो ये भी आपको वार्न करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि भाई कोई दवाई दे रहे हैं आप, वो कैंसर कर सकता है, भाई पेशेंट को कम से कम पता तो होना चाहिए, राइट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन दोस्तों याद रखना, इसको प्रेगनेंसी में कभी नहीं देते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज ये क्या करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और जा करके जो बच्चा है, बच्चे के थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसको हम प्रेगनेंसी में नहीं देते कभी, राइट। तो ये वो ड्रग्स हैं जो यूज़ होते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म में। अब बात करते हैं उन ड्रग्स की जो यूज़ होते हैं कहाँ पे, हाइपोथायरॉयडिज्म में। तब देखते हैं वो ड्रग्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज़ होते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं, देखो दो ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक ड्रग है आपका जिसका नाम है लीवोटायरोक्सिन, दूसरा ड्रग है जिसका नाम है लायोटारोनिन। तो जो लीवोटायरोक्सिन है ये T4 का सॉल्ट है, लायोटारोनिन ये T3 का सॉल्ट है, राइट। क्योंकि T4 लॉन्ग एक्टिंग है तो लीवोटायरोक्सिन भी लॉन्ग एक्टिंग है, क्योंकि T3 शॉर्ट एक्टिंग है तो ये भी शॉर्ट एक्टिंग है। तो इसीलिए इनका यूज़ कहाँ है, देखो क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है, सो इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म मेंटेनेंस। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जब पेशेंट को होता है और हमें उसको रिप्लेसमेंट के लिए देना पड़ता है, राइट, रिप्लेसमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो हम T4 को प्रीफर करते हैं। और इसके लिए हम इसको देते हैं ओरल रूट से 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। बिकॉज खाना क्या करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, नर्स होने के नाते ये पता होना चाहिए आपको कब देना है दवाई को। खाना खाने से आधे घंटे पहले, कब, सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, राइट। इसको आप इंट्राविनस रूट से भी दे सकते हैं, और इंट्राविनस रूट से हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स एडिमा कोमा। तो मिक्स एडिमा कोमा जो है ये सीवियर फॉर्म है हाइपोथायरॉयडिज्म का, राइट, वहाँ पे आप दे सकते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है तो ये पहला वाला यूज़ इसका है नहीं, इसका यूज़ बच गया सिर्फ इंट्राविनस रूट से। तो अगर हम इसकी यूज़ करें तो इंट्राविनस रूट से ये भी यूज़ हो सकता है मिक्स एडिमा कोमा में। पर जो प्रेफरेंस है इसको हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं लीवोटायरोक्सिन को, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है। अब अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की, तो देखो एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अपने को लेसर डोज यूज़ करना है। लेसर डोज इज़ यूज्ड इन पेशेंट्स ऑफ एरिथमिया। तो कोई अगर एरिथमिया का पेशेंट है मेरे पास तो उसमें डोज जो है मैं लो डोज यूज़ करूँगा, कम डोज यूज़ करूँगा, राइट, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में। इसको यूज़ करने से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसकी वजह से आप क्या एडवाइस करेंगे कि पेशेंट विटामिन डी और कैल्शियम लेता रहे, राइट, इनको यूज़ करने से। तो विटामिन डी चेक करता रहे, कैल्शियम लेता रहे, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बाकी इनके अलावा और क्या कर सकते हैं, ये इनको लेने से हीट इंटॉलरेंस हो सकता है, राइट, गर्मी ज़्यादा लग सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, नींद नहीं आएगी, ट्रेमर हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये भी हो सकते हैं इनके साथ। तो आपको पेशेंट को पहले से बताना है कि हो सकता है ये ड्रग्स लेने से आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स आए, ताकि पेशेंट पहले से प्रिपेयर्ड रहे। सो दोस्तों ये हैं ड्रग्स जो थायराइड में यूज़ होते हैं, आइदर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म।